दोस्तों, हाल ही में ईरान में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया और उसी के बाद एक सवाल उठने लगा, क्या ये भूकंप प्राकृतिक था या फिर ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। अब ये सवाल क्यों? क्योंकि ईरान भूकंप प्रवण क्षेत्र में है, लेकिन भूकंप का वक्त और जगह ऐसे थे कि लोगों को संदेह हुआ कि इसका संबंध ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से हो सकता है। तो क्या ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब है? क्या इस घटना के पीछे कुछ और है? चलिए इस रहस्य को खोलने की कोशिश करते हैं। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हाल ही में 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी। ये मिसाइल हमले इजराइल के उस ऑपरेशन के जवाब में किए गए जिसमें हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह और अन्य नेताओं को निशाना बनाया गया था। इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। इजराइल पहले से ही ईरान की न्यूक्लियर गतिविधियों को लेकर चिंतित है और उसने कई बार धमकी दी है। और अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेता है तो इजराइल उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला कर देगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर हथियार बना लेता है ताकि इजराइल के हमले से बच सके। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम लंबे समय से चर्चा में है और इस पर इंटरनेशनल समुदाय की नजरें भी टिकी हुई हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को समझने के लिए हमें इसकी शुरुआत से देखना होगा। साल 2003 में ईरान ने ऐलान किया कि वो अपने गुप्त न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम को रोक रहा है। उस वक्त संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका को भी यकीन था कि ईरान ने सच में अपने न्यूक्लियर हथियार बनाने की प्लानिंग को टाल दिया है। इसके बाद साल 2015 में एक अहम समझौता हुआ जिसे न्यूक्लियर डील ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA कहा जाता है। इस समझौते के तहत ईरान ने वादा किया कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करेगा और बदले में उसे इंटरनेशनल प्रतिबंधों से राहत मिलेगी। इस डील का मकसद ये था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रहे, हथियार बनाने के लिए नहीं। लेकिन 2018 में स्थिति बदल गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से अमेरिका को बाहर कर लिया। ट्रंप का मानना था कि ये डील ईरान को कमजोर करने में नाकाम रही है और उसे न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोक नहीं पा रही है। जब अमेरिका डील से अलग हुआ तो ईरान ने भी धीरे धीरे अपने यूरेनियम संवर्धन एनरिचमेंट प्रोग्राम को फिर से शुरू कर दिया। यूरेनियम संवर्धन का मतलब होता है यूरेनियम को इतना शुद्ध करना कि वो ऊर्जा प्रोडक्शन या न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए उपयोगी हो सके। अभी की स्थिति पर नजर डालें तो ईरान ने अपने यूरेनियम को लगभग 60% तक संवर्धित कर लिया है। यह संवर्धन हथियार ग्रेड यूरेनियम 90% के काफी करीब है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान इसे और ज्यादा संवर्धित करता है तो वो लगभग 4 न्यूक्लियर बम बनाने लायक यूरेनियम जमा कर सकता है। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि संवर्धन का यह स्तर हथियार बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी, सिर्फ यूरेनियम को संवर्धित करना न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए काफी नहीं है। असली न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए और भी कई तकनीकी चीजें जरूरी होती हैं, जैसे बम का सही डिजाइन, उसे लॉन्च करने की क्षमता और टेस्टिंग। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस दिशा में पहले से काफी काम कर चुका है और उसकी प्रगति तेज हो रही है। आज की तारीख में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कई देशों की नजरें हैं। अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देश खास तौर पर चिंतित हैं। इजराइल ने तो कई बार कहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देगा, चाहे इसके लिए उसे सैन्य कार्रवाई क्यों न करनी पड़े। वहीं दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसका प्रोग्राम शांति के उद्देश्य से है और वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा। आखिर में ये स्थिति दुनिया के लिए बहुत ही नाजुक है। अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेता है तो मध्य पूर्व में एक नया तनाव पैदा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर डिप्लोमेटिक रास्ते से हल नहीं निकला तो ये मामला जंग की ओर भी जा सकता है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पिछले कई दशकों से दुनिया भर में चर्चा और चिंता का विषय रहा है। हाल ही में हेरिटेज फाउंडेशन और एक ईरानी सांसद द्वारा दिए गए बयानों ने इस मुद्दे को और अधिक तूल दे दिया है। ये दावा किया गया है कि अगर ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने का आदेश मिलता है तो वो केवल 1 हफ्ते के भीतर इसका टेस्ट कर सकता है। इस तरह के बयानों से ग्लोबल मंच पर हलचल मचना स्वाभाविक है क्योंकि ये सीधे तौर पर मध्य पूर्व और ग्लोबल शांति को चुनौती देता है। ये सवाल उठता है कि ईरान ने न्यूक्लियर तकनीक हासिल कैसे की। कई रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की न्यूक्लियर क्षमता में रूस का बड़ा हाथ है। रूस जो खुद एक शक्तिशाली न्यूक्लियर शक्ति है और वर्तमान में यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है, अपनी जरूरतों के चलते ईरान के साथ सहयोग बढ़ाया है। रूस को ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलें मिली हैं जिनका उपयोग वो यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है। इसके बदले में रूस ने ईरान को न्यूक्लियर तकनीक और सीक्रेट साझा किए हैं। ये सहयोग दुनिया के लिए गंभीर चिंता का कारण बनता जा रहा है क्योंकि इससे ईरान की न्यूक्लियर क्षमता में अप्रत्याशित वृद्धि हो जा रही है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने भी इस सहयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
उनका मानना है कि ईरान और रूस के बीच ये घनिष्ठता न केवल मध्य पूर्व में तनाव को बढ़ा रही है, बल्कि ग्लोबल सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन सकती है। रूस की सैन्य जरूरतें और ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाएं दोनों देशों को एक दूसरे के करीब ला रही हैं। ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बेहद सुरक्षित और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगहों पर बनाया है। इनमें से कई फैसिलिटीज अंडरग्राउंड हैं ताकि वो किसी भी संभावित हवाई हमले से सुरक्षित रहे। इजराइल ने कई बार इन फैसिलिटीज पर हमले की धमकी दी है, लेकिन इन फैसिलिटीज को इतनी गहराई में बनाया गया है कि उन पर हमला करना आसान नहीं होगा। रूस और ईरान के बीच बढ़ता ये सहयोग विशेष रूप से न्यूक्लियर तकनीक और सैन्य उपकरणों के आदान प्रदान के संदर्भ में पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। मध्य पूर्व में इसने शक्ति संतुलन को और भी जटिल बना दिया है और इससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को खत्म करने के लिए कई रणनीतियों पर काम कर रहा है, क्योंकि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। 2024 में ईरान द्वारा किए गए मिसाइली हमलों के जवाब में इजराइल ने अपनी सेना को ईरान के मुख्य न्यूक्लियर ठिकानों जैसे नतांज और इस्फहान पर निशाना साधने की तैयारी शुरू कर दी थी। नतांज ईरान का प्रमुख यूरेनियम संवर्धन है और इस्फहान एक प्रसंस्करण केंद्र है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करता है। इजराइल की हालिया कार्रवाइयों में ड्रोन हमले और साइबर हमले शामिल हैं, जिसमें नतांज हुए कई हमलों को इजराइल से जोड़ा गया है। इसके अलावा इन ठिकानों की सुरक्षा के लिए ईरान ने इन्हें भूमिगत बंकरों में रखा है, जिससे इन पर हमले करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। हालांकि इजराइल के इन हमलों से पहले अमेरिका ने इजरायली नेताओं को सलाह दी है कि ईरान पर हमला करने से पहले कूटनीतिक प्रयासों को प्राथमिकता दी जाए। आजकल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पूरी दुनिया में चिंता बढ़ रही है। कई देशों को डर है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो मध्य पूर्व में अशांति फैल सकती है। इस क्षेत्र में इजराइल और सऊदी अरब जैसे देश सबसे ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये उनके लिए सीधा खतरा हो सकता है। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान 60% तक यूरेनियम को समृद्ध कर चुका है, जो हथियार ग्रेड यूरेनियम 90% के बहुत करीब है। इससे साफ है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता अब लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि ईरान का दावा है कि उसका मकसद न्यूक्लियर बम बनाना नहीं है, लेकिन उसकी तकनीकी प्रगति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ इजराइल लगातार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के अनुसार अगर इजराइल को ये लगता है कि ईरान जल्दी ही बम बना सकता है, तो वो उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर सकता है। इससे ईरान अपने प्रोग्राम को और तेज कर सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और जंग की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा रूस और ईरान के बीच बढ़ती साझेदारी भी चिंता का विषय है। रूस ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में मदद की है, जिससे इस पूरे मामले में और जटिलता आ गई है। स्टार्स एंड स्ट्राइप्स के अनुसार रूस और ईरान के बीच के ये संबंध ग्लोबल स्थिरता के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेता है तो सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों के लिए भी ये संकेत हो सकता है कि उन्हें भी अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाने चाहिए। इससे पूरे मध्य पूर्व में एक न्यूक्लियर हथियारों की होड़ लग सकती है, जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। आपके पास अब सारी जानकारी है, तो क्या आपको लगता है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाएगा? और अगर बनाएगा तो इसका असर क्या होगा? ये सवाल गंभीर है और हमें इस पर नजर बनाए रखनी होगी। इस मुद्दे पर अपने कमेंट हमें लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।